सो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बुक है उसका नाम है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। इंटीग्रल इक्वेशन की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोगों की लेक्चर सीरीज का फ्लो क्या होगा, इसको पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड क्या होता है, सेपरेबल कर्नल क्या होता है, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, और हम बाकी चीज़ें देखेंगे, इसका हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत देखेंगे एंड देन हम वी विल आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे जो आज की वीडियो में होगा, और उसके बाद वाले लेक्चर सीरीज में हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो के अंदर हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम डिफरेंशियल से इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल से डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन को वेरीफाई करना सीखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का। तो 4, 5 और 3 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस हम लोग इससे डिस्कस करने वाले हैं। देन हम लोग वोल्टेरा इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स: रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो फर्स्ट काइंड की होगी, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इसको सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बेस पे इतने क्वेश्चन हम देखेंगे, 5, 3, 8, 11 और यहाँ पे 14 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के। देन हम लोग फ्रेडहोम के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग सेपरेबल कर्नल मेथड, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, है ना। और हम लोग साथ में इसके बाद जो देखेंगे, देन वी विल सी आइगन वैल्यूज एंड फंक्शंस, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। हम लोग देखो आइगन वैल्यूज एंड फंक्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं ना इजीली। तो 4 क्वेश्चन देखेंगे, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, मर्ज क्वेश्चंस, डिटर्मिनेंट मेथड देखेंगे रिजॉल्वेंट कर्नल का, इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस, एंड लास्ट में हिल्बर्ट श्मिट सॉल्यूशन देखेंगे, 2 क्वेश्चंस इसमें, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम, है ना। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर फ्रेडहोम। तो ये देखेंगे 3 क्वेश्चंस, एंड लास्ट में 4 थ्योरम्स करके हम लोग इसको एंड करेंगे। अब हमें ये 2 प्रॉपर्टीज काफ़ी यूज होने वाली है, तो ऐसे ही देख लो कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े किसी भी ऑड फंक्शन का, लिमिट -a से a हो, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर -a से a किसी इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़े तो ट्वाइस हो जाती है, लिमिट 0 to a हो जाती है। और बेसिक इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे, और बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग जो इजी इंटीग्रेशन होंगे उसको हम डायरेक्टली उनके रिजल्ट देख लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको कराने वाला हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए, सबसे पहले लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास है। तो इक्वेशन समझना है कि इक्वेशन 4 टाइप की हमारे पास होती है। पहली एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम लोग जो होते हैं, हम लोग एल्जेब्राइक टर्म्स का यूज करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है, इसको एल्जेब्राइक बोलते हैं। देन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल के लिए y डबल डैश 7x y डैश 11y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 2 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी में जो y होता है वो x का फंक्शन होता है, और पार्शियल में जो ऊपर लिखा होगा, जो अननोन होगा, वो x और y 2 चीजों का फंक्शन होगा। तो नीचे पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना होता है, हमें अननोन फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन हमें दिमाग में रहना चाहिए, और ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं वो भी रहना चाहिए। जैसे अननोन जो होता है वो तो y होता है, और जो ऑपरेटर यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो डेल ऑपरेटर है, मतलब सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। वेर एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो अननोन फंक्शन होता है वो u होता है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। एंड हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है, डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई या डेल बाय डेल z, डिपेंडिंग अपॉन कितने हमने ऑपरेटर्स लिए हैं। सिमिलरली जो डिफरेंस इक्वेशन होती है उसमें जो हर एक नया y होता है वो प्रीवियस वाले y पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे y k plus 2 इज इक्वल टू 5 y k plus 1 माइनस 7 y k इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ k। यहाँ पे जो अननोन है वो तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है, ये y को बोलता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। और जो यहाँ पे ऑपरेटर हम यूज करते हैं दैट इज फाइनाइट डिफरेंट ऑपरेटर, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, जैसे कि डेल ऑपरेटर, नेबुला ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, है ना, रिवर्स, है ना, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फर्दर ऑन। ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हमारे पास यूज करा जाता है। अब हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल इक्वेशंस की बात होती है। देखो जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म होती है अल्फा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा के एक्स टी वाई टी डी टी। याद कैसे करना है, आप इसको 1 मिनट तक निहारो, देखते रहो, देखते देखते आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई होंगी। ये जो y लिखा है
दोनों केसेस में जो y हमारे पास लिखा है ये अननोन फंक्शन बोला जा रहा है। ये जो y है ये अननोन फंक्शन है, तो एक अननोन फंक्शन yx है और यही y अंदर भी लिखा होता है yt, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। kxt कर्नल होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट ओमेगा होती है, लेमडा एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स या रियल वैल्यूड स्केलर हो सकता है, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ x एंड fx इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x डेफिनेटली, और इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होता है जो यहाँ पे yt लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे अननोन फंक्शन इज नथिंग बट y है ना, चाहे yx लिखो चाहे yt लिखो। ऑपरेटर जो होता है वो इंटीग्रल ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है क्योंकि इंटीग्रेशन का यहाँ पे सिंबल आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप ये भी गौर करनी चाहिए आपको कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें जो y होता है ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को इंडिकेट करता है। मीन्स ये y जो है ना ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब जाके वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन पाएगा। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन y ही होता है। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे पास जो होगा उसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो नीचे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रल इक्वेशन की जो मोस्ट जनरल फॉर्म में ऊपर भी लिखी थी, फिर अगेन लिख दी, अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा के एक्स टी वाई टी डी टी इंटीग्रेशन की लिमिट ओमेगा। देखो अल्फा और एफ, जो अल्फा लिखा है वाई के साथ और ये जो एफ लिखा है ये नोन फंक्शन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये वाई जो होगा वो अननोन फंक्शन होगा, के एक्स टी कर्नल कहलाएगा, इसको सर्वाइवल फंक्शन बोल सकते हैं या न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। ओमेगा हमारे पास जो ओमेगा है दिस इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अननोन फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। एंड देन वी हैव इज लेमडा, लेमडा इज नथिंग बट रियल या कॉम्प्लेक्स स्केलर हो सकता है विच इज नॉन जीरो। देखो लेमडा का नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर लेमडा जीरो हो गया ना उस केस में इंटीग्रल इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ये जीरो हो गया ना तो पूरा ये टर्म जीरो, पूरी टर्म जीरो, तो इंटीग्रल क्यों बचेगी? क्योंकि इंटीग्रल के लिए तो दिखा है ना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास अंडर इंटीग्रल साइन आना चाहिए। तो अगर लेमडा जीरो हो गया तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है वो इंटीग्रेशन के अंदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो पूरी हट ही गया ये टर्म। इसलिए अब इसका हल्का सा ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन वो थोड़ा सा हिस्ट्री ले लें तो ये कुछ ये है कि लॉट का वोल्टेरा ने जब वो बैक्टीरियल ग्रोथ की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने इसको फाइंड आउट करा था, और ये बायोलॉजिस्ट भी थे अच्छे फेमस और मैथमेटिशियंस भी थे। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के टाइम पे जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने मैथमेटिकली इंटीग्रल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया था। ओल्डेस्ट फॉर्म जो होती है पर रिकॉग्नाइज नहीं करी गई थी उनके समय में, वो होती है पिकार्ड्स मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं ना। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और इनिशियल कंडीशन होगी वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पिकार्ड मेथड का यूज करते हैं, विच इज वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। यहाँ पे अननोन फंक्शन है वो इंटीग्रल साइन के अंडर में है, क्योंकि एफ एक्स वाई इज अननोन फंक्शन विच इज अंडर इंटीग्रल साइन। अब नेक्स्ट जैसे हमने ये लिख दिया, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि अननोन फंक्शन के आधार पे कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा फंक्शन अननोन फंक्शन में अगर अल्फा जीरो हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी जीरो हो गई, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन में अल्फा एक्स लेफ्ट में होता है ना, ये देखो यहाँ पे अल्फा एक्स लेफ्ट में होता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाएगी, तो उस केस में फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली अगर अल्फा एक्स हमारे पास नॉन जीरो है बट सम कांस्टेंट है, तो हमारे पास सेकंड काइंड की हो जाती है। और अल्फा एक्स हमारा नॉन जीरो है बट कांस्टेंट नहीं है, मींस अगर ये हमारे पास वेरिएबल है तो ये थर्ड काइंड की हमारे पास हो जाती है। तो जो भी थर्ड काइंड की है उसको आप सेकंड काइंड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो भी एक्स का फंक्शन होगा उससे डिवाइड कर दोगे लाइक दिस, और हमारे पास अंदर चला जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एंड देन ये नए कर्नल और नए हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन बन जाएगा जिसको हमने बार से इंडिकेट करा है। अगर हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन जीरो हो जाता है, मतलब एफ एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, अगर ये फंक्शन जीरो हो गया तो ये होमोजीनस हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होती है। अगर ये नॉन जीरो हुआ मतलब इसकी कुछ वैल्यू हुई तो ये नॉन होमोजीनस कहलाएगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट के आधार पे कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ना यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन में, इसकी जो लिमिट होती है, जो रेंज होती है, इस डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो होती है, अब ये फाइनाइट अगर है और फिक्स है, मतलब ऊपर नीचे की वैल्यू फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रही, देखो कांस्टेंट रहे अगर वैल्यू A to B हो, मतलब 1 to 2 2 से 3 कुछ भी हो, फिक्स है अगर,
और फाइनाइट है तो ये फ्रेडहोम होगा क्योंकि वो फ्री है लिमिट्स इनकी। और अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी एक लिमिट वेरिएबल है, या तो लोअर लिमिट वेरिएबल है या अपर लिमिट वेरिएबल है, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल है, जैसे x हो सकती है 0 to x या x to 1, तो उस केस में हमारे पास ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या बोलेंगे। तो फिर उसको अलग ऑपरेटर के आधार पे बोला जाता है कि अगर ऑपरेटर के आधार पे दो टाइप का होता है, एक सिंगुलर ऑपरेटर वाली होती है, एक लीनियर ऑपरेटर वाली होती है। सिंगुलर ऑपरेटर वो होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट, कोई भी एक लिमिट इन्फानाइट हो गई, तो एक सिंगुलर ऑपरेटर वाली हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। और लीनियर ऑपरेटर किसे बोलते हैं कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर ऑपरेटर के अंदर ही कैटेगराइज करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो y फंक्शन होगा ना, अंदर जो लिखा होगा देखो, ये इसकी पावर 1 होनी चाहिए, मतलब ये y फंक्शन की जो डिग्री है, ये डिग्री 1 होनी चाहिए। और अगर हमारे पास डिग्री, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, तो ये नॉन लीनियर कहलाएगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बातें हुई। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ 3 रूल बताने वाला हूँ, अच्छे खासे 2 रूल जो हमें यूज़ करे जाएंगे। देखो, अब हम इंटीग्रल इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो इंटीग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए जो यूजफुल रिजल्ट है वो ये है। देखो, इंटीग्रल को डिफरेंशियल में जाना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल गिवन होगी इक्वेशन, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अंडर इंटीग्रल साइन, तो इट इज नोन एज लेबनिट्स रूल। तो ये बोलता है कि पहले आप f का पार्शियल डेरिवेटिव कर लो x के रेस्पेक्ट में, और a टू b में इंटीग्रेट कर लो dt के रेस्पेक्ट में। देन आप bx पुट करो इन द प्लेस ऑफ t, तो ये f(x)b हो जाएगा, और फिर b का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि अपर लिमिट डालने के बाद फिर माइनस लोअर लिमिट, अब ax डालेंगे t की प्लेस पे, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और a का डेरिवेटिव। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कई बार क्वेश्चंस में a और b में से कोई कांस्टेंट होता है, तो हम लोग फिर इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये डायरेक्टली हम इसको 0 बोल सकते हैं। अगर मान लो नीचे a कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, तो हम इस टर्म को लिखें क्यों, फिर हम सीधा b वाली टर्म लिखेंगे अगर ये वेरिएबल है तो, इसलिए बोला जा रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर हमारे पास हमें डिफरेंशियल से इंटीग्रल में जाना हो, उल्टा करना हो, तो डिफरेंशियल गिवन होगा, इंटीग्रेशन में जाना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे पास आएगा कि हमें n टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, मतलब a टू एक्स, a टू एक्स, a टू एक्स, a टू एक्स, n टाइम्स अगर इंटीग्रेशन करना पड़े किसी फंक्शन का, तो अब क्या करोगे, एक बार इंटीग्रेशन कर दो, एक टर्म लाओ x माइनस टी, इसकी पावर एक कम, जैसे अगर n टाइम्स इंटीग्रेशन हो रहा है तो n माइनस 1 टाइम्स आप यहाँ पे पावर लाओगे, उसी का फैक्टोरियल लिखना है और fx dx लिख देना है, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी काफ़ी अच्छा प्रूफ होता है हमारे पास। अब हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल किसे बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट वी हैव इज सिमेट्रिक कर्नल। तो सिमेट्रिक कर्नल जहाँ पे kxt और ktx बराबर होते हैं, इसको सिमेट्रिक कर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब रियल सिमेट्रिक या हर्मिशियन कर्नल भी सेम ऐसे ही होता है, वहाँ पे kxt इक्वल टू k बार xt होना चाहिए, तो उसको फिर रियल सिमेट्रिक कर्नल, इसको तो रियल सिमेट्रिक कर्नल बोलेंगे, फिर इसको हर्मिशियन वाला कर्नल बोल सकते हैं इसको। जैसे cos x माइनस टी, अगर kxt लिखा है cos x माइनस टी, तो आपको पता है ना कि cos x माइनस टी और cos t माइनस एक्स दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये सिमेट्रिक कर्नल की कैटेगरी में आता है। दूसरा, इस टाइप के कर्नल भी हमें फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे हमारे पास x और t फंक्शन सेपरेट हो जाए। देखो, सेपरेबल कर्नल की टाइप है कि x का फंक्शन और t का फंक्शन अलग हो जाए, और ये फाइनाइट सम होना चाहिए यहाँ पे, जैसे हम समेशन लगा रखा है ना हमने, जैसे ये होगा a1x b1x प्लस a2x b2x, तो ये फाइनाइट तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट जा रहा हो, सीरीज सॉल्यूशन बहुत लंबा हो, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा, अगर kxt इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी है, तो देखो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x को t से रिप्लेस करें, t को x से रिप्लेस करें, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखो, साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x और t का फंक्शन ये ऐसे हो गया, तो ये भी हमारे पास जो होगा वो सेपरेबल कर्नल होगा, क्योंकि उसमें x और t की टर्म क्या हो गई, सेपरेट हो गई है। ठीक है, ये बात आपको समझनी यहाँ पे आनी चाहिए। इनफैक्ट जो हम यहाँ पे टर्म लिखते हैं ना, ये टर्म आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे ये साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में li है, कॉस टी और साइन टी आपस में li है, तो ये देखना है। जैसे कि एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये li हमारे पास दे रखी है, ये li होंगी। देखो, जैसे x और x स्क्वायर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, टी स्क्वायर और टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये हमारे पास सेपरेबल टाइप का है, तो हमें ये ध्यान इसमें रखना होता है। सो इतनी हमारे पास वीडियो की लेंथ है, और इतना हम इसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं फिर बता दूं मैं आपको। ये जो स्टार्टिंग के 3 हमारे पास पार्ट है, इनको हम देखने वाले हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।